क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, कोई संशोधन किए गए हैं? डिसेबल्ड बच्चे हैं जी तो उन बच्चों के लिए सीट अलॉट होने के बाद फिर से एक वेरिफिकेशन स्पेशल राउंड में। जी और फॉरेन कैटेगरी के जो स्टूडेंट, जो पहले दासा का एक सेपरेट मैकेनिज्म होता था, जी सेपरेट जी प्रोसेस होता जी था, इस बार उनको मर्ज कर दिया गया जी। है और यूजी में, यूजी प्रोग्राम में जी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म सीएसईबी प्रोवाइड करेगा। हमारे पूरे एडमिशन के सिस्टम में डोमिसाइल का क्या रोल होता है? विशाखापट्टनम चला गया या कोटा चला गया, राजस्थान कोटा चला गया, जिस स्टेट से 12th एग्जामिनेशन पास किया है उसकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही फाइनल। अमूमन क्या क्या गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें उनके हाथ से मौका निकल जाता है? जी, आप जिस संस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले देख लीजिए कि भाई आपको वहाँ पे प्रॉपर एक आपके लेवल पे एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। जो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही जारी अंडरटेकिंग भी बच्चों से मांगा जाता है, तो उसको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में वो अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी नहीं मिलेगा और सीधे उनका एडमिशन जो परेशानी से। सर किसी वजह से अगर उसका मान लीजिए वहाँ मन नहीं हो रहा है तो क्या ये रिफंडेबल होता है? सीट मिल गई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर रखा है तो थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपको सीट नहीं मिली है तो उसमें एक एग्जिट का ऑप्शन है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ, है ना, तो एग्जिट हो जाता हूँ, तो वो वाला भी ऑप्शन है जी। और एक सरेंडर का ऑप्शन होता है। सरेंडर का ऑप्शन स्पेशल राउंड में उसका मीनिंगफुल है। जो बच्चे उस प्रोसीजर से मान लीजिए किसी मिस्टेक की वजह से जी बाहर हो गए हैं या मान लीजिए उन्होंने कोई गलती कर दी है, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन फिर बचता है? आज का पॉडकास्ट युवाओं के लिए है, ऐसे युवा जो कि इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। दोस्तों अभी जेईई के रिजल्ट निकलते के साथ ही आप सभी के मन में एक सुगबुगाहट हो रही होगी कि हमारा कौन से इंस्टीट्यूट में होगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। इसके अलावा कई सारी जिज्ञासाएं होंगी, कई सारे सवाल होंगे, प्रश्न होंगे आपके मन में। जैसे स्टेशन में पहुंचने से पहले एक छोटी सी यात्रा तय करनी होती है, ठीक उसी प्रकार मंजिल तक पहुंचने के पहले आपको सीढ़ी के एक स्टेप पर कदम रखना होगा, और वो भी बहुत सही तरीके से। किस तरह आप जेईई के रिजल्ट के बाद पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे, किस तरह आप पूरी तैयारी करेंगे, आपको इन तमाम विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश साहू जी, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वो सेंटर इंचार्ज है एडमिशन सेल के। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। जी जी धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हमारे जो ऑडियंस है उनको आप ये बताइए कि किस तरह से आपके अनुभव रहे हैं पिछले बार के, और अभी आप किस प्रकार की जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे सेंटर इंचार्ज हूँ जोसा सीएसईबी और दासा का जी, जो एनआईटी रायपुर में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जी एडमिशन का एक मोड तय करता है जी। और जो बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई किए हैं जी, रैंक होल्डर्स हैं जी, और वो जोसा और सीएसईबी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी इसमें अपने रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ेंगे जी। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी जी, और उसके बाद उनको सीट अलॉट होगी जी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो हमारा जो एनआईटी रायपुर एक हेल्प सेंटर और वेरिफिकेशन सेंटर है जी, और उसका मैं एक सेंटर इंचार्ज हूँ एनआईटी रायपुर जी। जोसा सीएसईबी और दासा इस बार जॉइंट रूप में काउंसलिंग बच्चों के लिए ऑफर हो रही है जी सर। और दासा जिसमें बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट और जो है एनआरआई और जो ओसीआई पीआईओ सिटीजन्स के लिए है जी, और जो इंडियन सिटीजन्स के लिए है वो जोसा और सीएसईबी माध्यम है जी। तो जोसा और सीएसईबी माध्यम ये प्रोसेस जो है शुरू मैडम जैसे ही 2 जून को आपका रिजल्ट आएगा जी एडवांस का जी, तो आपका ये जॉइंट वेंचर मींस आईआईटी सिस्टम के लिए जी और एनआईटी सिस्टम के लिए जी। एनआईटी सिस्टम में, आईआईटी सिस्टम में तो आपके 24 आईआईटीज हैं, वो अपने अलग ही इनका मतलब ट्रैक है जी। बट उसके पैरेलल ट्रैक में जो जॉइंट वेंचर है जी, और जो एनआईटी सिस्टम के लिए जी, तो एनआईटी सिस्टम में आपके एनआईटी हैं जी, ट्रिपल आईटीज हैं जी, और कुछ जीएफटीआईज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं जी। और जोसा क्या करता है कि कंबाइंड रूप में सबके रजिस्ट्रेशन कराता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, और उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है जी, और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स,
जो कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है जी, कि आपको क्या क्या अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपकी जो है जो रिक्वायर्ड फील्ड्स एंट्रीज हैं, आपका 12th में कितने परसेंटेज हैं, आपके 10th में 10th की पूरी एंट्री, उसके बाद आपके स्कोर कार्ड वो इनबिल्ट लेता है, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, और उसके साथ आपकी कैटेगरी, और ये सब सारी चीजें एंट्री करने के बाद आप सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। सर बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है जो बच्चे इस बार काउंसलिंग के प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाले समय में जेई में क्लियर होगा, उनके लिए भी ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सर एक लंबे समय तक बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट आउट होता है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि उनका जो पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो सही ढंग से चले, क्योंकि कोई छोटी जो चूक है एक बहुत बड़ा मौका उनका हाथ से जा सकता है। तो पेरेंट्स भी बहुत अवेयर होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, उसके बाद भी कई सारी चीजें मिस हो जाती हैं। सर जैसे ही काउंसलिंग की प्रोसेस चालू होती है, अलग अलग राउंड्स होते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो बच्चे जो है किस तरह से माइंड मेकअप करें, क्योंकि ब्रांच चूज करने में या इंस्टीट्यूट चूज करने में किस तरह से वो आगे बढ़े, इस बारे में थोड़ा गाइड करिए सर। जैसे ही आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे जी, तो उसमें नीचे नोटिंग में लिखा होता है कि आप व्हेन यू हैव क्वालिफाइड द जेई मेंस और जेई एडवांस, नाउ आपको ये जोसा JOSAA.nic.in ये इसकी वेबसाइट में जी, और ये पूरे 6 राउंड की काउंसलिंग के लिए NIC द्वारा बनाई गई है जी, और इसमें आपको एक्सेस करना है, आपको एक रेगुलर विजिट करना है जी, आपके सारे अपडेट्स लेने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखने हैं। तो ये इस साल संभावना है कि 3 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। अच्छा, तो आपके साथ जो सामने जो 3 जून है, 3 जून के हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, आपकी मार्कशीट, आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, अदर्स जो पहचान पत्र वगैरह हैं, वो सारी चीजों के साथ आप पूरा एक तैयारी करके रखें। और जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए इस बार जो है OBC के लिए और EWS के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद की जो इशू होना है सर्टिफिकेट, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज के लिए आप पहले से तैयार रहें कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है उसमें, जिससे आपको आने वाले जो वेरिफिकेशन में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। जी सर। और रही बात चॉइस फिलिंग की और आपके इंस्टीट्यूट या फिर ब्रांच चॉइस की, तो इसके लिए ये आपका पूरा आपके चॉइस के ऊपर या आपकी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और आपका कैरियर आप किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। और उसके लिए आपका बेस्ट ये होगा कि आप, ऐसा नहीं है कि मेरे रैंक में ये मेरे को मिलने की संभावना नहीं है तो मैं इसको क्यों डालूं, ऐसा नहीं है। आप देखिए पिछले साल के आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, बट ये ऐसा 100% पूरी तरह से फिट हो ना, ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। तो कई बार वो ऊपर भी हो सकता है, कई बार वो नीचे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं। तो ऐसा होगा कि आप अपना रैंक भूल जाइए। मुझे तो IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस सबसे पसंदीदा ब्रांच है और संस्थान है, तो मुझे वो मतलब रखना है। तो आप अपना रैंक भूल जाइए, तो सबसे पहले एक अपनी प्रायोरिटी बनाइए और जो आपको सबसे बेस्ट विकल्प लग रहा है आप उसको नंबर 1 पे रखिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये नहीं मिला तो हमको इसमें भी हम चले जाएंगे, फिर उसके इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है आपको, और यही प्रेफरेंस लिस्ट आपको चॉइस में रखनी है। है ना। और आपका जो है, देखिए आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा क्योंकि रैंक मैटर्स। आपके जो अलॉटमेंट है वो टोटली मेरिट या फिर आपके ऑल इंडिया रैंक या CRL या कैटेगरी रैंक उसके आधार पे होती है। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म इतना ऑटोमेटेड है और ये फुली फंक्शनल है और पूरी तरह से टेस्टेड वेरीफाइड है। तो जो भी होगा, आपको जो भी मिलेगा, जो भी अलॉट होगा आपके रैंक पे, वो आपके दिए हुई चॉइस के लिए, चॉइस के आधार पे वो बेस्ट अलॉटमेंट होगा। जी सर, एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। फिजिकली चैलेंज्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट की, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था होती है इसमें? मैडम जैसे कि 3 जून से रजिस्ट्रेशन की शुरू हो रही है
और 3 जून से लेकर ये अप्रोक्सीमेटली 13 जून तक जारी है इस साल की प्रक्रिया। तो ये हेल्प सेंटर, इसमें बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपने पूरी एंट्रीज फिलअप करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और अपने चॉइस फिलअप करेगा। उसमें ये भी चीज है कि अगर बच्चा डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आता है तो उसमें सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हैं जोसा की वेबसाइट पे, तो उसमें वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख ले। बट हमारा सजेशन ये एज ए एक्सपर्ट सजेशन यही है, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो सबसे बढ़िया ये बात होगी कि आप यूडीआईडी कार्ड जो है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, ये कार्ड इशू करा लें। इससे आपको पूरे एडमिशन तक कोई परेशानी नहीं होगी। जी, आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फिर हड़बड़ी में कुछ का कुछ उन्हें कई बार मिलता नहीं है। जैसे आपने ये बताया कि वेबसाइट पे नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन उनको मिलते हैं उनको ध्यान में रखें, अपडेट्स सारे उनको मिलते रहें। पेरेंट्स की ओर से किस प्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? पेरेंट्स की ओर से मैडम जिम्मेदारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूरस्थ अंचल पे जो संस्थान है ना, जहाँ पे जैसे स्पेशली मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात तो जैसे कि हमारा जो अनुभव कहता है कि हमारे आसपास जो छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, रायपुर के बच्चे, भिलाई के बच्चे हैं, तो वो गर्ल कैंडिडेट हैं, तो कई बार वो नॉर्थ ईस्ट में अपना चॉइस फिलअप कर दिए, कई बार वो साउथ में, कई बार वो मतलब एक्सट्रीम जहाँ पे एनवायरमेंट है, जहाँ पे फिर पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं हमारी बिटिया है और हम कैसे भेज पाएंगे। तो इस चीज के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कैंडिडेट जो है आपस में एक कंसेंट बना लें कि हमको ये लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट रखनी है, क्योंकि आपको अलॉटमेंट आपके प्रेफरेंस और आपकी चॉइस लिस्ट के आधार पे ही होगी। पता चला कि हमने जम्मू कश्मीर का भर दिया या नॉर्थ ईस्ट का भर दिया, लेकिन हम वहाँ जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने भर दिया तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, और आपको मिल गया और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अच्छा, तो आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, तो आपको ये फिर पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान पेरेंट्स को यहाँ पे बच्चे के कंसेंट में या बच्चे के साथ अपना कंसेंसस बना के जो है अपना चॉइस फिलअप करना चाहिए। मतलब आप जैसे बता रहे हैं सर कि पूरे चॉइस अपने को भरना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें जो नहीं चाहिए उसको नहीं डालना है। जी, जो नहीं चाहिए, जो हमारे प्रेफरेंस में हम वहां नहीं जा पाएंगे, वो बिल्कुल मत डालिए। सर एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसे जो सीट मिली उसने छोड़ दिया, तो वो सीट तो खाली रह गई, वो सीट कैसे अलॉट होती है सर? वो सीट ऐसा होता है मैडम, जैसे कि अभी 3 जून से 13 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रहेगा। 14 जून को आपको पहला सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये सीट अलॉटमेंट जितनी भी सीट्स रहेंगे, चाहे आईटी सिस्टम की, चाहे एनआईटी सिस्टम की, ट्रिपल आईटी सिस्टम की, सारी सिस्टम के ये सीट अलॉट होंगी। अब उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को वो सीट नहीं चाहिए, है ना, तो कुछ बच्चों को अगर वो सीट नहीं चाहिए तो वो सीट एक्सेप्ट करके आप अपना आगे का प्रोसीजर नहीं करते हैं, तो वो सीट वेकेंट रह जाती है। तो वो सीट, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट में 100 सीट्स हैं, तो उसमें 10 स्टूडेंट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये 10 स्टूडेंट्स, ये 10 सीट्स, ये 10 सीट्स नेक्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, एनआईटीज जो हैं 32 एनआईटीज हैं, और आपके 24 IITs हैं, 14 समथिंग ट्रिपल IITs हैं, और 42 GFTIs हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट में अमूमन ऐसी कहानी होती है। तो ये स्लाइड होता है जैसे बच्चे का प्रेफरेंस के आधार पे, जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम 25 नंबर की चॉइस मिली है उसको, तो अब जब ऊपर के बच्चे नहीं रिपोर्ट किए, तो उसमें जो है वो जो बच्चा अपग्रेड हुआ वो अपने विलिंगनेस के आधार पे, जिसने पहले फ्लोट डाला था या स्लाइड डाला था या फ्रीज डाला था, तो फ्लोट या फिर स्लाइड के आधार पे उसकी अपग्रेडेशन हुई, क्योंकि उसके ऊपर वाले बच्चे ने वो सीट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से एक वैकेंसी क्रिएट होती है। तो ये ओवरऑल वैकेंसी क्रिएट होती है, और इस वैकेंसी की अगेंस्ट में नेक्स्ट राउंड अलॉट होता है। अच्छा। तो ये नेक्स्ट राउंड अलॉट होते होते आपका ये जोसा के, इस बार आपको जानकारी के लिए बता दें कि जोसा में इस बार 6th राउंड ऑफ अलॉटमेंट है। अच्छा जी। तो 6 राउंड तक ये अलॉटेड होते रहेंगे, और 6 राउंड के बाद जो है एक फाइनल, मतलब जो स्टूडेंट्स की वो लिस्टिंग होगी, तो वो वेबसाइट पे आएगी, और उसके बाद जो है उसके आधार पे फाइनल ये रहेगा कि हाँ अब ये इंस्टीट्यूट इन बच्चों के लिए ये फाइनल है।
अच्छा। तो और 6th राउंड के बाद आईआईटी सिस्टम अपना एडमिशन क्लोज कर देता है। अच्छा। और सीधे फिर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में बच्चे अपना एडमिशन के लिए फाइनली रिपोर्ट करते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स और पेरेंट्स इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। दर्शकों, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि एजुकेशन से जुड़े हुए जॉब, करियर, स्टार्टअप, इन तमाम मुद्दों को लेकर समय समय पर आपके लिए पॉडकास्ट करती रहती हूँ, एपिसोड बनाती हूँ। आप उन्हें देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी एपिसोड आपको अच्छे लगे उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर, किसी कैंडिडेट को अगर सीट अलॉट हो गई, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? बच्चों को जो सीट अलॉट हुई है वो उनके चॉइस लिस्ट से ही अलॉट हुई है और उनके रैंक के आधार पर जी। तो उसकी एक्टिविटी ये है कि वो स्लॉट जो ड्यूरेशन है मैम जी, फॉर एग्जांपल अगर उसको 14 को फर्स्ट लिस्ट में उसके अलॉट हुई है सीट जी, तो 14 से लेकर 4 डेज का स्लॉट होता है इन जनरल। हाँ। 14, 15, 16, 17 जी। तो इस बीच में उस बच्चे को सीट को एक्सेप्ट करना है। अच्छा। तो सीट एक्सेप्टेंस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा जी, तो उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा तो उसको सिस्टम जो है उसके लॉगिन में उसकी विलिंगनेस पूछेगा। अच्छा। तो इस बार विलिंगनेस का मतलब ये है कि आपको 3 ऑप्शंस आएंगे उसमें जी। तो आपकी विलिंगनेस, आपका फ्लोट रखना है। देखिए ध्यान से रखिए, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज, ये 3 विलिंगनेस के ऑप्शंस आएंगे जी। फ्लोट का मींस ये है कि लेट अस से दैट कि आपकी जो 24th नंबर की चॉइस आपको अलॉट हुई है, तो आपके 1 to 24th हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए आप अपग्रेडेशन चाह रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, तो ये फ्लोट रखिए जी। और स्लाइड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी रायपुर का आपको मैकेनिकल ब्रांच मिला जी, और आपके इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, कंप्यूटर रखा है, आईटी रखा है, तो आपको इंस्टीट्यूट फाइनल करना है, तो उसके लिए आप स्लाइड ऑप्शन को आपका ऑप्ट करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको फॉर एग्जांपल आपकी बहुत ही लिमिटेड चॉइस है और आपको सेकंड नंबर की चॉइस मिल गई जी, है ना, तो अब लेट अस से दैट कि आपको एनआईटी वारंगल मिल गया और आपको ऊपर आपके जो है वो इंस्टीट्यूट आपने बाद में डिसाइड किया कि नहीं वो इंस्टीट्यूट मेरे को नहीं चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को और उस ब्रांच को उसको फाइनल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका फ्रीज ऑप्शन है, मतलब लॉक करना जी, बिल्कुल वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये फीस पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपको एक फीस पेमेंट के लिए वो रिडायरेक्ट करेगा। क्या है सर फीस स्ट्रक्चर और मोड ऑफ पेमेंट? हाँ, फीस स्ट्रक्चर का मैडम ऐसा है कि इस बार जो आपको है इसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी जी। जो फर्स्ट आप सीट एक्सेप्ट करते हैं है ना, आपको प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी फर्स्ट टाइम देना ही है जी। आप जो भी ऑप्शन आपने विलिंगनेस दिया है, चाहे वो फ्लोट दिया है, स्लाइड दिया, फ्रीज दिया है, आपको ये सीट एक्सेप्टेंस फी दे के आपको अपनी पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रखनी है जी। तो ये इसको बोलते हैं SAF। अच्छा। SAF इस बार 2 कैटेगरी के मैडम जी। तो पहला आपका जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के लिए जी 35,000 रुपीज है। अच्छा, ठीक है, जिसमें 5,000 प्रोसेसिंग फीस और 30,000 आपके फर्दर फीस में एडजस्टमेंट है जी। और सिमिलरली PWD ऑल PWD स्टूडेंट्स जी और आपके जो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए हैं उनके लिए 15,000 जी। तो ये फीस स्ट्रक्चर सीट एक्सेप्टेंस के दौरान है जी। और ये आप बच्चों के लिए ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है या बहुत ही बच्चे मिस कर जाते हैं। बच्चे एक बार समझते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लिए, अब हमारा काम खत्म, अब हम सीधे एडमिशन लेने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ये 6 राउंड के बाद जब आपका ये 6 राउंड खत्म हो जाएगा जोसा और CSAB का, तो उसके बाद एक स्लॉट आता है जिसमें आपको एक पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करना होता है। अच्छा। तो PAF बोलते हैं। और उसके बिना मतलब एक इंस्टीट्यूट या हमारा ये जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा वाकई में यहाँ पे अपना मन बना लिया है, फाइनल कर रहा है कि हाँ वहां पे एडमिशन लेना है उसको, तो उसके लिए PAF है। तो अच्छा। PAF का अमाउंट इस साल 45,000 रुपीज जनरल OBC और EWS के लिए और 20,000 SC ST और PWD कैंडिडेट्स जी जी जी। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया जी, है ना। और ये सारे फीस स्ट्रक्चर आपके जो जब अपना फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ की फाइनल जो वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है हाँ, उससे वो एडजस्ट होगा। सर किसी वजह से अगर उसका मान लीजिए वहाँ मन नहीं हो रहा है तो क्या ये रिफंडेबल होता है? जी,
इसमें सेकेंड राउंड के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे आपका कोई भी एनआईटी सिस्टम में आपका एडमिशन मिला जी, और आपको कुछ अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो आपके मतलब माइंडसेट के हिसाब से है, उसमें आपको ऑप्शन मिल गया। अब हमको जोसा सीएसएबी के माध्यम से हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर सेकेंड राउंड से विड्रॉवल प्रोसीजर भी इसका ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, विड्रॉवल प्रोसीजर के साथ साथ ही विड्रॉवल भी है। तो विड्रॉल मतलब आपको कोई सीट मिल गई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर रखा है, तो थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जी। ये उन बच्चों के लिए है। और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो उसमें एक एग्जिट का ऑप्शन है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ, है ना, तो एग्जिट हो जाता हूँ, तो वो वाला भी ऑप्शन है। और एक सरेंडर का ऑप्शन होता है। सरेंडर का ऑप्शन स्पेशल राउंड में उसका मीनिंगफुल है, अभी उसका मीनिंगफुल नहीं है। सर, जो बच्चे उस प्रोसीजर से मान लीजिए किसी मिस्टेक की वजह से बाहर हो गए हैं, या मान लीजिए उन्होंने कोई गलती कर दी है, या वो चॉइस फिलिंग में कहीं हो जाता है, कई बार बच्चे कर डालते हैं और गलती हो गई, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन फिर बचता है? बिल्कुल बचता है मैडम। इसमें ऐसा होता है कि देखिए, जैसे ही 3 जून से जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की, वो आपका ये 10 डेज का प्रोसीजर होता है। 7th और 8th डे में एक मॉक अलॉटमेंट होता है। मॉक अलॉटमेंट इंडिकेटिव बोलते हैं जिसको अपन, इंडिकेटिव अलॉटमेंट होता है, जिसमें जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उसके आधार पे आपको आपकी कौन सी चॉइस मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, ये मॉक अलॉटमेंट। तो उसके बाद वो बच्चा उस ड्यूरेशन में अपने चॉइस को मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, तो ये चॉइस मॉडिफिकेशन एक उस बार आपको ऑप्शन मिला, और आपको फॉर एग्जांपल आपने गलती कर ही दिया है और आपको कुछ अनवांटेड या फिर आपके जो प्रेफरेंस में नहीं था, बाद में आपका माइंडसेट चेंज हुआ, तो वो आपको सीट मिल गई है। तो वो भी अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो आप प्रोसेस तो जोसा के प्रोसेस से तो बाहर हो सकते हैं, बट ध्यान रखिए सीएसएबी एनआईटी प्लस सिस्टम आपको स्पेशल राउंड का एक ऑप्शन फिर देगा, जिसपे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जैसे बच्चों के लिए और जो बच्चे मिस हो गए हैं, जो रजिस्टर ही नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों के लिए भी स्पेशल राउंड इस बार 3 राउंड में कंडक्ट होना है। जी। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात सर ने की। आप कोशिश तो ये कीजिए कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या जब आप पूरी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जिस तरह से सर ने बताया। सर, उन बच्चों के बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ जो दूरस्थ अंचल में रहते हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि जोसा और सीएसएबी जो है जॉइंट वेंचर में अमूमन हर राज्य में और कई बड़े राज्यों में 2-3 हेल्प सेंटर एस्टैब्लिश्ड है जी, और आपको बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आप जाके वहां के सिस्टम को, वहां के इंटरनेट को एक्सेस करिए, और आपको वहां के जो स्टाफ है और वहां के जो सेंटर इंचार्ज हैं उससे आपको बराबर हेल्प मिलेगी। आपको कहीं भी किसी भी तरह के परेशानी में आपको बराबर हेल्प मिलेगी, कैसे आप रजिस्टर करें, कैसे आपकी एंट्री फिलअप करें, और आपके चॉइस मॉडिफिकेशन में भी कैसे आपको अपडेशन करना है, चॉइस किस कौन सा डिलीट करना है आपके हिसाब से, है ना, तो वो आपको पूरा हेल्प मिलेगा। तो जैसे हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट में एनआईटी सिस्टम के लिए एनआईटी रायपुर हेल्प सेंटर है, आईआईटी सिस्टम के लिए आईआईटी भिलाई हेल्प सेंटर है। तो जो भी बच्चे जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हैं और अपना जो दावा पेश कर रहे हैं, तो उसके आधार पे वो उस हेल्प सेंटर को जरूर एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हम साथ ही साथ अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। सर, एनआईटी और आईआईटी के लिए इस बार कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे? जिस प्रकार का सिस्टम है जोसा और सीएसएबी का, तो उसमें एनआईटी सिस्टम के लिए पिछले 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। और जैसे एनआईटी सिस्टम में इस बार अपन देखें तो 2023 में जो पास हुए हैं बच्चे, 2024 और 2025, ये 3 कंसेक्यूटिव जो ईयर ऑफ पासिंग है, तो ये वाले बच्चे आपके कोई भी हो ये एलिजिबल हैं। जबकि आईआईटी सिस्टम में सिर्फ 2 साल का होता है, जैसे जो बच्चे 2024 में पास हुए हैं और जो बच्चे 2025 में पास हुए हैं, तो सिर्फ यही बच्चे आईआईटी सिस्टम में एलिजिबल। सर, अगर हम पिछले साल की बात करें 2024 की और 2025 की बात करें, क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, कोई संशोधन किए गए हैं क्या? अगर हम पिछले वर्जन जोसा और सीएसएबी का देखते हैं तो उसमें एक फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी आपने अभी जिक्र किया था, तो उन बच्चों के लिए जिसके पास यूडीआईडी कार्ड है
तो उन बच्चों के लिए वेरिफिकेशन मान्यता है ही नहीं, मतलब वेरिफिकेशन की कंपल्सन खत्म कर दी गई है। तो उन बच्चों के लिए फिर सिर्फ ये रहेगा कि अगर जिन बच्चों के पास यूडीआईडी नहीं है तो वो हेल्प सेंटर पे जाएंगे। अच्छा। और वहां से अपनी डिसेबिलिटी वेरीफाई कराएंगे। अच्छा। जो भी नियरेस्ट हेल्प सेंटर है। एक ये रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी हो सकता है, और वहां पे आपको अपने लॉगिन पे आपको एक स्लॉट दिया जाता है कि आप किस हेल्प सेंटर को चूज करते हैं और आप क्या डेट, जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और टाइम वो चूज करते हैं, तो वो उनके लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ सिर्फ एक ये पहला विंडो है फिजिकल, जो आपके डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए सीट अलॉट होने के बाद फिर से एक वेरिफिकेशन है। अच्छा। अगर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेरीफाई नहीं करा पाए हैं, है ना, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास यूडीआईडी नहीं है और उनका एक जो फिजिकल डिसेबिलिटी फॉर्मेट में उनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, बट यूडीआईडी इन एनी हाउ अभी तक नहीं इशू हुआ है। तो उन बच्चों के लिए जब भी सीट मिलता है उसके 4 डेज की जो विंडोज में उस समय भी वो जाके फिजिकली वो किसी भी हेल्प सेंटर पे जाके अपना डिसेबिलिटी वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये पहला चेंज है। और इस बार का ऐसा चेंज है, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है मैडम इसमें, कि जिसमें जो सीएसएबी स्पेशल राउंड है, सीएसएबी स्पेशल राउंड के साथ साथ इस बार फॉरेन स्टूडेंट्स का भी जो एडमिशन है ये प्रोसेस मर्ज कर दी जा रही है। अच्छा जी। तो उसमें ऐसा है कि आपका एक कॉमन विंडो होगा सीएसएबी का। सीएसएबी मींस दैट इज स्पेशली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, है ना। एनआईटी प्लस सिस्टम इज एनआईटीज 32 एनआईटीज और आपके ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। तो इन स्पेशल राउंड में और फॉरेन कैटेगरी के जो स्टूडेंट, जो पहले दासा का एक सेपरेट मैकेनिज्म होता था, सेपरेट प्रोसेस होता था, इस बार उनको मर्ज कर दिया गया है। और यूजी प्रोग्राम में एक कॉमन प्लेटफॉर्म सीएसएबी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो बच्चे और मतलब इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन कैंडिडेट और फॉरेन कैंडिडेट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और आगे की जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। ये तो नए बदलाव के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसकी जानकारी तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को अभी इसी साल का ये इसी साल का यह चेंज हुआ है। जी। सर, आरक्षण की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से किस तरह से उसका पूरा जो है प्रारूप बना हुआ है? जी, अब आरक्षण में अब अगर हम कैटेगरिकली अगर हम देखते हैं तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आरक्षण का जो परसेंटेज है तो आपके ओपन कैटेगरी के लिए 50.5 है, जिसमें इम्प्लिसिट है 10% आपके ईडब्ल्यूएस का, 27% ओबीसी का है, 7.5% एसटी का है और 15% आपके एससी कैटेगरी का है। तो इसके तहत इन बच्चों को आरक्षण मिलती है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। सर, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा है। कई बच्चे दूसरे स्टेट्स में जाके अपनी तैयारी करते हैं, 12th देते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिटिव की तैयारी काफी ऐसा समझते हैं कि जैसे कोटा में जाके कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में, और उसके बाद वो जेईई देते हैं। एनआईटी सिस्टम में या हमारे पूरे एडमिशन के सिस्टम में डोमिसाइल का क्या रोल होता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी एडवाइजरी है कि डोमिसाइल को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तो 11th तक मैंने छत्तीसगढ़ में अपना स्टडी किया है, तो मेरा डोमिसाइल तो पक्का है, और मैं विशाखापट्टनम चला गया या कोटा चला गया, राजस्थान कोटा चला गया, तो मैं वहां जाके अपनी तैयारी करूंगा और वहीं पे मैं एडमिशन लेके वहीं से मैं वहीं 12th भी दे दूंगा। तो इस सब चीजों के लिए वन फॉर्मूला है कि स्टेट डोमिसाइल की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे खासकर हम जोसा और सीएसएबी के प्लेटफॉर्म पे बात करें तो आपके अदर स्टेट के काउंसलिंग में हो सकता है उसकी बड़ी मतलब यूजफुल हो वो डॉक्यूमेंट, बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे ने जहां से 12th एग्जामिनेशन, जिस स्टेट से 12th एग्जामिनेशन पास किया है, उसकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही फाइनल हो गई। अच्छा, तो आपने लाइफ लॉन्ग आपने छत्तीसगढ़ स्टेट में ही आपने एजुकेशन है, आपका बर्थ प्लेस है, उसके अलावा उसके बाद भी आपको जो है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थान की हो गई। तो अब आपको होम स्टेट
छत्तीसगढ़ ना हो के आपका राजस्थान हुआ, जो आपके लिए जयपुर ऑप्शन बनता है। अच्छा, जी। मतलब आपको स्टेट कोटा का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप चाहें भी कि आप अपने स्टेट में, मतलब मान लीजिए छत्तीसगढ़ की बात है, तो आप यहाँ अगर एडमिशन लेना चाहें भी तो आपको नेशनल रैंकिंग के आधार पर आपको ट्रीट किया जाएगा। जी। उसमें आप जैसे अमूमन जैसे हम अपने छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के बच्चों के लिए निर्धारित है और 50% अदर स्टेट के लिए है। तो अब ऐसे केस में आप अदर स्टेट के कैंडिडेट कहलाए जाएंगे। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंपोजिशन है कि 50% स्टेट कोटा है, 50% अदर स्टेट कोटा है, तो ये सिर्फ ये स्टेट के लेवल के ही आधार पे ही बनाया गया है कि आपका स्टेट किस लेवल, आपके एजुकेशन लेवल कैसा है वहाँ का, तो आप अपने पीयर ग्रुप से कम्पिटिट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है ये कि आपका जो रैंक है ना, आपका रैंक जो कंपेयर होगा आपके स्टेट के बच्चों के साथ कंपेयर होगा। तो आप देखिए सभी स्टूडेंट से या सभी कैंडिडेट से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज को प्रामाणिकता के तौर पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो जोसा और सीएसएबी के वेबसाइट पे दिया हुआ है पिछले साल के, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि अगर मैं एनआईटी रायपुर की ओवरऑल अगर क्लोजिंग रैंक देखता हूं, अगर मैं होम स्टेट कोटा का, तो वो 1 लाख रैंक के पार हो जाता है। और मैं अगर अदर स्टेट कोटा का देखता हूं तो 35,000 36,000 जाते जाते तक क्लोज जाता है। तो देखिए आप स्टेट कोटे में आपको कितना एडवांटेज है कि आपको उधर सीट के भी चांसेस नहीं होते हैं और इधर आपको मनचाहा ब्रांच मिल गया। बिल्कुल। तो कितना फायदा है देखिए कि अपने स्टेट से अगर हम 12th करते हैं। जी। तो ये अवेयरनेस बच्चों के लिए हमेशा होना चाहिए कि मैं जो 12th एग्जाम है वो अपने ही स्टेट में रह के दे, जिससे आप उनको होम स्टेट का प्रॉपर एडवांटेज मिले। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एकेडमिक्स को भी संभाले और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करें। सर बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और कुछ सवाल अभी भी मेरे मन में चल रहे हैं। वैसे सवाल तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के, कैंडिडेट्स की भी बहुत हैं और वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या अपनी जिज्ञासाएं लिख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी दौर में किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो जो भी हम स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे हेल्प डेस्क का नंबर, उस पर आप कॉल करके अपनी जिज्ञासाओं को समझ सकते हैं, शांत कर सकते हैं। सर जो मेरे दिमाग में चल रही है बात वो ये है कि बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब पहली बार जब करते हैं वो फीलिंग करते हैं, चॉइस फीलिंग करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। अमूमन क्या क्या गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें उनके हाथ से मौका निकल जाता है? जी देखिए गलतियां मैडम, पहले तो बात ये है कि आपकी चॉइस फिलिंग आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको चॉइस फिलिंग और इंस्टीट्यूट और ब्रांच किस तरीके से डिसाइड करना है। तो इसके लिए कई बार होता है कि नहीं ये संस्थान ऊपर है या ये संस्थान नीचे है। इसके लिए एक NIRF रैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक NIRF रैंकिंग का एक फ्रेमवर्क है जिससे आप अलग अलग पैरामीटर पे वो रैंकिंग है। तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अलग अलग पैरामीटर में इस रैंक पे एग्जिस्ट करता है। प्लस आप अगर जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि भाई आप वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का फैकल्टी स्ट्रेंथ कैसा है, उनकी एक्सपर्टाइज कैसी है। आजकल के बच्चे जो है स्कूलिंग से ही चूंकि अपना एक करियर ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप जिस फील्ड में करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं या आप जिसको अपना चॉइस लिस्ट बना रहे हैं, आप जिस संस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले देख लीजिए कि भाई आपको वहाँ पे प्रॉपर एक आपके लेवल पे एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहला चीज ये है। तो ये गलतियां करते हैं, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इसके लिए आप सभी तरह से एक्सप्लोर कर लीजिए सारे चीज़ों को। NIRF रैंकिंग एक्सप्लोर कर लीजिए, आप वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का रिकॉर्ड वेरीफाई कर लीजिए और आप वहाँ के फैकल्टी स्ट्रेंथ, वहाँ का लैब, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके आधार पे आप अपना चॉइस फिलिंग या इंस्टीट्यूट या फिर ब्रांच को आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके साथ एक जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, खासकर मैं 2 रिजर्व कैटेगरी की बच्चों के लिए मैं हिदायत के तौर पे मैं यही बोलूंगा कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और दूसरा है EWS कैटेगरी, इनका जो सर्टिफिकेट है ये लेटेस्ट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट ये आपको जोसा वेबसाइट पे
उसका एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट मिल जाएगा। अच्छा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। अच्छा। और उसमें चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर के आपके इकोनॉमिकली कंडीशन के आधार पे इशू होता है जी। तो हर साल यह अमूमन देखा जाता है कि आपको आपके सर्टिफिकेट, जैसे इस साल 2025 में आप जोसा अप्लाई कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं, खासकर आपका जो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही जारी होना चाहिए। और इस चीज के लिए भी बच्चे ध्यान दें कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो वहां पे मेंशन है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के केस में मैंने देखा जो लोवेस्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर है, इट मस्ट नॉट बी द रैंक ऑफ बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे का रैंक का वो नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे ध्यान दें। और ये सर्टिफिकेट के साथ साथ पिछले बार हमने देखा था एक अंडरटेकिंग भी बच्चों से मांगा जाता है, तो उसको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ में वो अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार का कोई क्यूरी नहीं मिलेगा और सीधे उनका एडमिशन जो परेशानी से कर सकते हैं। सर, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं जो बहुत सुनने में तो लगती है कि बहुत छोटी सी गलती है, ये नाम का मिसमैचिंग बहुत सुनाई देता है। कई बार वो कभी कुमार लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी फादर के नेम में, तो फिर वो जब वेरीफाई करते हैं तो थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, तो उसमें भी कई दिक्कतें आती हैं, ऐसा सुना है मैंने। जी जी मैम, एक्चुअली क्या होता है, जोसा और सीएसएबी का प्लेटफॉर्म जो है आपका, वो आपके आधार कार्ड को फैच करता है। ठीक है, उसका जो डेटा पूरा है वो आपके आधार, आपने जैसे आधार कार्ड आपने नंबर डाला और उसको अपलोड किया तो वो सारा डेटा वहां से लेता है। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, करेक्ट हो, बिल्कुल, है ना। और आपका जो मेन नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए बेस सर्टिफिकेट है आपका हाई स्कूल मतलब 10th, तो वो वाला जो नेम है आपका 10th सर्टिफिकेट का जो नेम है और वहां पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपका यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है। और कई बार इसमें होता है कि आपके जो 10th में आपने XYZ कुमार सिंह लिख दिया है, किसी में XYZ सिंह लिखा है, तो वो कुमार मिसिंग है, तो वो एंटायरली एक दूसरा पर्सन का नाम हो सकता है। तो यही चीज के लिए इंश्योर करने के लिए आपको फिर परेशानी हो सकता है, तो आगे चल के आपको फिर क्यूरी रेज होगा, आपको फिर मतलब समय भी व्यर्थ होगा, समय वेस्ट और मानसिक तनाव वो अलग होगा। जी। तो इस आपका कहने का मतलब है कि जो भी उनका लास्ट जो हाई स्कूल का या हायर सेकेंडरी का, हाई स्कूल फिर हायर सेकेंडरी और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें में आपका नाम और आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आधार कार्ड के बेस पर ही आपका पूरा निर्भर करता है, तो आपके हायर सेकेंडरी के हाई स्कूल में जो भी आपके जो नाम लिखे हैं या जो भी डेटा है वहां पे एज इट इज आपका आधार कार्ड भी वैसा ही होना चाहिए। और अगर आपने नहीं बनाया है तो फटाफट बना लेना चाहिए, क्योंकि आजकल आधार कार्ड वो भी काफी जल्दी बन जाता है, अपडेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आप इधर से उधर आप ढूंढते रहेंगे, फिर एडमिशन जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है आपको फिर बोलेगा आप ये एफिडेविट लेके आइए, आप शपथ पत्र दीजिए कि आप यही सेम व्यक्ति हैं, नहीं है, तो ये सारी चीजों से आप और फिर आपकी जो एंट्री है, आप भाई आपकी पिछली जो गलतियां हैं, जैसे 10वीं में आपका कुछ अलग नाम है, 12th में आपका कुछ अलग नाम है, फिर कॉलेज में भी आपका कुछ फिर से वही गलती रिपीट होती जाएगी, तो इससे बचने के लिए ये है कि आप जो है और आपका जो दस्तावेज है वो फिर बदलता ही रहेगा, वो संशोधित ही होता रहेगा। सर, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये अपने आप में कंप्लीट पॉडकास्ट साबित होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है या किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, आप बिल्कुल बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा जो हेल्प सेंटर है जी सर, उसमें हम ईमेल प्रोवाइड करेंगे जी, उसमें 2 नंबर होगा, एक व्हाट्सएप भी नंबर होगा जी। तो वहां पे भी बच्चे जो है आप अपना जो डाउट है या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप वर्किंग आवर में कभी भी हेल्प सेंटर ड्यूरेशन के दौरान आप छत्तीसगढ़ के बच्चे कहीं बच्चे हो वो आप मतलब इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सभी कैंडिडेट्स को खूब सारी शुभकामनाएं, और आपने इतनी मेहनत की और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कोशिश कीजिए बिना रुकावट बिना बाधा के आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको एक अच्छा मुकाम, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपका मनपसंद ब्रांच आपको मिलेगा, और जिस तरह से सर ने गाइड किया आपको, आप उसी तरह से आगे बढ़िए।
और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट्स होंगे उसके लिए तो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आपको हर इंस्टीट्यूट में आपको टीम ऐसी मिलेगी जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको मदद करेगी। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा द गोपा टॉक्स को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारे दोस्तों को, हमारे कैंडिडेट्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार सर।